गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की इस सेशन में भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, इनके गठन और इनके कार्य और शक्तियों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत को एक लिखित संविधान दिया, सर्वोच्च संविधान दिया। उस लिखित संविधान में एक चीज तो नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की और दूसरी तरफ एक संघीय ढांचा का निर्माण किया। इन दोनों ही चीजों के लिए एक लिखित और सर्वोच्च संविधान की आवश्यकता थी, जिसका भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्माण किया और भारतीयों को दिया। इस संविधान में लिखित जो प्रावधान हैं, उनके भावनाओं की रक्षा, उनके पवित्रता की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, संविधान द्वारा निर्मित जो राजनीतिक संरचना है उसकी रक्षा हेतु ये बहुत ही आवश्यक था कि कोई एक ऐसी संस्था बने जो विवाद उत्पन्न होने पर उसके निर्णायक रूप से कोई निर्णय दे सके, उसकी घोषणा कर सके। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई। आर्टिकल 124 के माध्यम से भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम हम देखें इसका गठन क्या है। जब संविधान बना तब 8 न्यायाधीशों जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, 8 न्यायाधीशों से मिलकर के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। यह संख्या समय के साथ जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, न्यायाधीशों की संख्या भी जो है बढ़ती गई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए 34 न्यायाधीश हैं, जिनसे मिलकर के भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन किया जाता है। कौन से लोग हैं जो इस न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाते हैं? तो भारतीय संविधान ने जो योग्यता निर्धारित की थी वो भारतीय नागरिक हो। इसके साथ ही साथ एक और योग्यता को भी पूरा करता है, जिसमें है कि वो व्यक्ति लगातार 5 वर्ष तक उच्च न्यायपालिका का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक एक या अधिक न्यायपालिका में एडवोकेट के रूप में रहा हो, या फिर राष्ट्रपति के दृष्टि में एक बहुत ही जो है ज्ञानी न्यायविद हो या विधिवेत्ता हो। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति में से ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता था। एक और जो है आवश्यकता थी कि ऐसा करते समय संविधान के द्वारा ऐसा करते समय राष्ट्रपति को न्यायाधीश की यदि बात है तो जो है मुख्य न्यायाधीश है उसके साथ जो है कंसल्ट करने, उससे परामर्श करने की आवश्यकता थी और इस तरह से न्यायपालिका का गठन होता था। परंतु धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और 1993 में ये जो है तरीके अपॉइंटमेंट के वो बदल गए। हुआ क्या कि 1993 में एक डिसीजन आया। उस डिसीजन के द्वारा न्यायपालिका ने ये तय किया कि अब न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए एक समिति, 5 सदस्यीय समिति जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश करेंगे, उनके द्वारा दिए गए नामों के में से ही राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और इस तरह से जो है एक विवाद उत्पन्न हो गया। आज के दिनों में 1993 से लेकर के अब तक जो है न्यायाधीशों के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या निर्धारित हुई है कि न्यायाधीशों की समिति के द्वारा एक नाम का पैनल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जो है वह उन नाम के पैनल में से ही जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। 1915 में इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई, एक जो है अमेंडमेंट के द्वारा, और ये अमेंडमेंट है संसद और आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद लागू किया गया। परंतु उसके तुरंत बाद ही जो है
सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसे अवैध घोषित कर दिया। तो आज की स्थिति यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के समिति के द्वारा दिए गए नामों में से होती है। शायद संभवतः ये संसार का पहला देश है जहां न्यायपालिका की नियुक्ति न्यायपालिका के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसकी शक्ति और अधिकार क्या है। न्यायाधीश के पास बड़े व्यापक शक्तियां हैं, जिसको कई वर्गों में बांट करके देख सकते हैं। पहली चीज जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या प्रारंभिक अधिकार। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या प्रारंभिक अधिकार वह मुख्य रूप से वैसे विवाद जो किसी अन्य न्यायपालिका में नहीं सुने जाते, केवल सर्वोच्च न्यायपालिका में ही सीधे तौर पर दाखिल किए जाएंगे और सुने जाएंगे। ऐसे 3 प्रकार के विवाद आर्टिकल 131 में जो है वह उसको दर्ज किया गया, उसके किया गया है। जैसे वैसे विवाद जो केंद्र और राज्य के बीच हो, राज्य और राज्य के बीच हो, या केंद्र और कुछ राज्य एक और अन्य राज्य एक और। तो ये 3 प्रकार के विवाद हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है अध्याय 3 में उल्लेख किए गए जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को यदि सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में नागरिक जो है सीधे न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका में जाने के अधिकारी हैं, और वो भी प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के की जो है व्यवस्था है, 2 प्रकार के विवाद हैं जो भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत पहुंचते हैं। दूसरे प्रकार के जो अधिकार हैं उसे हम अपीलीय अधिकार कहते हैं। ये अपीलीय अधिकार मुख्य रूप से संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, और इसमें इसको विस्तृत भी किया जा सकता है और इसमें कुछ कटौती भी की जा सकती है। इसमें मूल रूप से 3 प्रकार के विवाद हैं जो अपील के द्वारा, अपील का मतलब जो निचली अदालत में जिसका निर्णय दिया गया है उसके विरुद्ध अपील के द्वारा जो है वो उच्चतम न्यायपालिका में पहुंचते हैं। पहले कैटेगरी का विवाद है कैसे फौजदारी और दीवानी मुकदमे जिसमें कानून या संविधान के व्याख्या का प्रश्न हो। कानून या संविधान के व्याख्या का प्रश्न निहित है, तो ऐसे सभी विवाद अनिवार्य रूप से अपीलीय अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायपालिका में भेजे जाते हैं। इसके लिए जो है उच्च न्यायपालिका इसे सर्टिफाई भी करती है। यदि सर्टिफाई नहीं भी करती तो ऐसे विवाद जो है वह उच्चतम न्यायपालिका में सुने जाएंगे। तो ऐसे सभी फौजदारी दीवानी मामले जिसमें कानून या संविधान की व्याख्या का प्रश्न, नंबर 1। नंबर 2, निश्चित मूल्यों से अधिक संपत्ति का विवाद। पहले आरंभ में 20,000 जो है इससे निर्धारित किया गया था, उससे अधिक का यदि विवाद दीवानी मुकदमा है तो वो अपील के माध्यम से उच्चतम न्यायपालिका में सुने जाएंगे। तीसरा है फौजदारी मुकदमे से संबंधित यदि अभियुक्त को निचली अदालत में कोई केस चल रहा है और निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया और उच्च न्यायपालिका में उसे सुना गया और निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया। नंबर 1, यदि ऐसा होता है तो उच्चतम न्यायपालिका के द्वारा यह इस प्रकार के विवाद अपीलीय अधिकार के अंतर्गत सुने जाएंगे। दूसरी कैटेगरी का केस है कि निचली अदालत में कोई केस चल रहा हो, उच्च न्यायपालिका निचली अदालत से उस विवाद को अपने यहाँ मंगा करके और फिर उस केस में अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये 2 प्रकार के केसेस हैं जिसमें उच्च न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायपालिका में अपील के अंतर्गत वह विवाद सुने जाए। तो ये दूसरा प्रकार का अधिकार था अपीलीय अधिकार, जो बहुत ही व्यापक अधिकार है। तीसरा विशेष याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ऊपर के अपीलीय अधिकार की कैटेगरी से बिल्कुल अलग। इस याचिका के द्वारा, इस अनुच्छेद में दिए गए अधिकार के द्वारा विशेष याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा उच्चतम न्यायपालिका देश के भीतर किसी भी न्यायपालिका में, निचली न्यायपालिका हो या स्पेशल न्यायपालिका हो या प्रशासनिक न्यायपालिका हो, किसी भी न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर अपना नियंत्रण रखती है। व्यवस्था क्या है कि किसी भी न्यायपालिका में यदि कोई विवाद चल रहा हो या कोई निर्णय दिया गया तो स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत वह विवाद सीधे उच्चतम न्यायपालिका में सुने जा सकते हैं। यदि, और स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, यदि उच्चतम न्यायपालिका को ये उचित लगता है कि इस विवाद, किसी प्रकार के विवाद जो कहीं भी चल रहे हो, उसमें यदि लगता है उसे कि यह विवाद सीधे उच्चतम न्यायपालिका में सुने जाने योग्य है, तो वैसे विवाद जो है वो सीधे उच्चतम न्यायपालिका में सुनने योग्य हो जाते हैं। एक और है आर्टिकल 137, 137, यह न्यायपालिका के द्वारा विधि निर्माण की व्यवस्था है। न्यायपालिका अपने भीतर, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए जो है, वैसे तो हम जानते हैं कि विधि निर्माण का कार्य मुख्य रूप से किसके पास है, विधायिका के पास। विधायिका, संसद जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है, इसके द्वारा ही सभी प्रकार के विधि का निर्माण संघीय स्तर पर किया जाता है और राज्य स्तर पर राज्य की विधायिकाएं करती है। परंतु सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायपालिका अपने भीतर कार्य करने की जितनी भी प्रणाली है और उसके भीतर आने वाले जो भी प्रक्रियाएं हैं, उस सभी के संदर्भ में नियम निर्माण करने का अधिकार रखती है। तो इट इज लाइक ए लेजिस्लेटिव बॉडी। यार वो अपने वो नियम दूसरों के लिए तो नहीं करती, लेकिन अपने लिए नियम, अपने अपने परिसर में किए जा रहे जो है व्यवस्था या कार्यों के संदर्भ में हर प्रकार के नियम बनाने का अधिकार रखती है। तो यह एक अलग प्रकार के अधिकार है। अधिकार एक न्यायपालिका की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। लोग मानते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निडर होकर के काम करने के लिए ये अधिकार बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि न्यायपालिका के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों के विरुद्ध यदि व्यापक आलोचना जो है वह शुरू हो जाए, तो फिर न्यायपालिका के प्रति जो सम्मान है या न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास है उसमें कमी आएगी और व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने का खतरा है। इसलिए न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वह न्यायपालिका की अवमानना करने वाले को उचित दंड दे। इसके साथ ही न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका जो है वो इससे कोड ऑफ रिकॉर्ड भी, इसके द्वारा दिए गए निर्णय एक नजीर होते हैं, एक नियम का निर्माण करते हैं। यदि उसमें और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता विधायिका के द्वारा, तो उसी रूप में वो पूरे देश में मान्य है और पूरे देश में वह एक नजीर, एक जो है एक ऐसे नियम के रूप में कि उन्हें बिना किसी जो है टीका टिप्पणी के उसे माने जाने की सुविधा है। कहने का मतलब है विदाउट क्वेश्चनिंग जो भी निर्णय दिए जाते हैं, डिसीजन विच आर मेड बाय द Supreme Court are acceptable, can be presented as a witness, as a evidence anywhere within the territory of India, and that will be acceptable without questioning. तो इस तरह से न्यायपालिका जो है इट्स ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आल्सो। साथ ही साथ इसमें परामर्शदात्री अधिकार भी, परामर्शदात्री अधिकार आर्टिकल 143। परामर्शदात्री अधिकार का अभिप्राय यह है कि यदि सरकार के पास कोई ऐसा विकट प्रश्न आ गया है जिसके संदर्भ में उनकी मंशा यह है कि इस संदर्भ में कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट से लिया जाए, उच्चतम न्यायपालिका से ली जाए, तब सरकार जो है राष्ट्रपति के माध्यम से वह इस प्रश्न को उच्चतम न्यायपालिका में भेज सकता है। उच्चतम न्यायपालिका
जो है इस पर सुनवाई करके और इस पर प्रविचार बना करके जो है राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को भेज सकती है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा कोई प्रश्न परामर्श के लिए उच्चतम न्यायपालिका के पास भेजा जाता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका उस पर अपना परामर्श दे भी सकती है और जो है इससे इनकार भी कर सकती है। इनकार के परिस्थिति में उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। इसके साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आर्टिकल 32 के साथ साथ आर्टिकल 13 भी है। आर्टिकल 32 एक सकारात्मक अधिकार है कि यदि अध्याय 3 में दिए गए नागरिक अधिकारों को सरकार लागू नहीं करती तब उसे प्राप्त करने का अधिकार जो है इसके पास है। परंतु यदि राज्य के कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा यदि कोई कानून या कोई आदेश से मौलिक अधिकारों की स्थिति में कोई परिवर्तन आता है और परिवर्तन प्रतिकूल है, नकारात्मक है, तो ऐसे किसी भी आदेश या किसी भी कानून या नियम को रद्द करने का सर्वोच्च न्यायपालिका के पास अधिकार है। तो इस आर्टिकल 13 के अंतर्गत उच्चतम न्यायपालिका को यह अधिकृत किया गया है कि वह नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करे और आर्टिकल 32 के द्वारा उन अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने का, लोगों तक उपलब्ध कराने का दायित्व भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और न्यायपालिका जो है विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के द्वारा जो है नागरिकों को ये अधिकार दिलाती है, जिसमें जानते हैं हैबियस कॉर्पस मैंडामस जो है अधिकार परीक्षा इत्यादि इत्यादि जो है वो अभिलेख का जिक्र किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायपालिका के अधिकार बड़े व्यापक हैं और संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका पर जो है देश की राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित रूप से संचालित करने का दायित्व है। संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलती रहे, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। और यदि इस संविधान पर कोई संकट आता है तो संकट के समय संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायपालिका पर ही है। आज इतना ही, बाकी